गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग भारतीय कृषि पर बात करें। भारतीय कृषि जीके या जीएस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी प्रकार के परीक्षाओं में जिसमें कि एक पेपर जीएस है अथवा जीके आप उसको कह लीजिए, उसमें भारतीय कृषि से जुड़े हुए सवाल आपको जरूर और जरूर मिलेंगे। तो आज हम लोग भारतीय कृषि, इसके क्या प्रारूप है, कृषि के कितने कितने टाइप हैं, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। आज का ये भारतीय कृषि का हमारा वीडियो नंबर 1 होगा, ठीक है ना। इसके बाद भी हम 2 वीडियो और हमारे पास रहेंगे कृषि से रिलेटेड चीजों के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो नंबर 1 की शुरुआत करते हैं भारतीय कृषि पर और इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। देखिए, भारतीय कृषि जो है वो इसकी हिस्सेदारी कितनी है, पहले विश्व में इसकी कितनी हिस्सेदारी है। विश्व में जितने भी अनाज पैदा होते हैं उसमें भारतीय कृषि का योगदान जो है ना वो 11% है, ठीक है ना। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो भारत की हिस्सेदारी जो है, ठीक है ना, भारत की हिस्सेदारी जो है, अगर हम वैश्विक अगर हिस्सेदारी की बात करते हैं कि विश्व में जितने भी अनाज होते हैं उसमें भारत की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है, 11% हिस्सेदारी है, ठीक है ना। यानी कि विश्व के जितने भी अनाज का उत्पादन होता है उसमें 11% जो होता है वो अकेले भारत पैदा करता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। और अगर स्थान के बारे में बात किया जाए कि कौन सा स्थान है इसमें, ठीक है ना, स्थान के बारे में, भारत के स्थान के बारे में बात किया जाए तो ये भारत का तीसरा स्थान होगा, ठीक है ना। भारत का रैंक कितना है, ठीक है ना, भारत का स्थान अथवा रैंक कहें तो ये जितने भी विश्व में अनाज उत्पादन होते हैं उसमें भारत का तीसरा रैंक है। पहला रैंक आपका अमेरिका है जो सबसे ज्यादा खाद्य अनाज पैदा करता है, दूसरा जो है वो चीन है और तीसरा जो है वो भारत है। तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। जितने भी विश्व में अनाज पैदा होते हैं उसमें भारत का तीसरा स्थान है। देखिए, कृषि से हम क्या मतलब रखते हैं, कृषि शब्द से हमें क्या मतलब है। देखिए, कृषि में क्या क्या शामिल है, भारतीय कृषि में क्या क्या चीज शामिल है। तो भारतीय कृषि में शामिल है जो हम कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य के अलावा और कौन कौन सी चीज शामिल है, ठीक है ना। तो कृषि कार्य के अलावा इसमें जितने भी पशुपालन होते हैं, ठीक है ना, वो कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। कृषि में क्या क्या शामिल है, तो एक कृषि कार्य शामिल है, दूसरा इसमें पशुपालन शामिल है, तीसरा इसमें बागवानी शामिल है, ठीक है ना। चलिए, चौथा इसमें जो शामिल है वो है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। और जो रेशम पालन है, रेशम के कीड़ों का पालन होता है, रेशम के कीड़ों का पालन होता है, ये भी जो है वो कृषि के अंतर्गत आता है, कृषि कार्य के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अगर इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से बात करें तो ये भारत का ये जो कृषि कार्य है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक चरण में आता है। देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 3 चरणों में विभाजित है। पहला प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और इसके बाद टर्शियरी है, ठीक है ना। तो जो कृषि कार्य है वो कृषि कार्य प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जो कृषि कार्य और कृषि कार्य से जुड़े हुए चीज, जैसे कि कृषि कार्य से जुड़े हुए चीज क्या है, पशुपालन है, बागवानी है, मत्स्य पालन है, रेशम के कीड़ों का पालन है, ये सारे जो चीज है ये कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है वो कौन से सेक्टर में आते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में लिखें तो ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक प्राथमिक चरण या प्राथमिक सेक्टर, आप मान के चलिए वो ज्यादा सहज होगा समझना, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक द्वितीय और उसके बाद तृतीय होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि विश्व अनाज उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितना है, 11% है, ठीक है। भारत का जो स्थान है, ठीक है ना, भारत का जो स्थान है ये पूरे विश्व में जितने भी उत्पादन होते हैं अनाज की उसमें भारत का स्थान जो है वो तीसरा स्थान है, ठीक है। चलिए, कृषि में क्या क्या चीज शामिल है, तो पहले कृषि कार्य जिसमें कि हम फसलों का उत्पादन करते हैं, इसके अलावा पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम के कीड़ों का पालन, ये सभी तरह की चीज आते हैं, ठीक है। चलिए, कृषि कार्य किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये छोटे लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कृषि से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं ना वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब हमें यह देखना है कि ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आने वाला जो कृषि कार्य है भारत के जीडीपी में कितना इनका योगदान है, ठीक है ना। तो कृषि से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं आप ऐसे समझिए, कृषि कार्य का जीडीपी में क्या योगदान है, जीडीपी में अभी के डेट में अगर हम बात करें
तो जीडीपी में इनका योगदान है 17 से 18%। ठीक है ना, 17 से 18% इनका योगदान है ये भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है ना, यानी कि जीडीपी में कृषि कार्य का जो योगदान है वो लगभग 17 से 18% के बीच में है। और भारत की कितनी जनता, ठीक है ना, कितने प्रतिशत लोग अपने जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं, तो लगभग मान के चलिए कि लगभग 2/3, ठीक है ना, कुल जनसंख्या का ना 2/3 जो भाग है, 2/3 में 2/3 आप इसको ऐसे समझें, ठीक है ना, ये कृषि और उनसे जुड़े हुए सेक्टर पर निर्भर करते हैं, कृषि कार्य पर निर्भर करते हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए। ठीक है ना, इनकी निर्भरता कितनी है, तो 2/3 जो भाग है पूरी जनसंख्या का वो निर्भर है, वो कृषि कार्य पर निर्भरता है उनकी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, भारत का अनाज उत्पादन में जो हिस्सेदारी है वो 11% है। ठीक है ना, विश्व में, इसको और आप समझ लें, विश्व में भारत की हिस्सेदारी। ठीक है ना, तो अब एकदम क्लियर हो गया। रैंकिंग कितना है, तो ये तीसरा रैंकिंग है, यानी कि दुनिया में सर्वाधिक अनाज उत्पन्न करने वाला देश अमेरिका, उसके बाद चाइना और उसके बाद भारत। चलिए, इसके बाद कृषि कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं, तो एक कृषि कार्य जिसमें कि हम फसल का उत्पादन करते हैं, दूसरा हमारा पशुपालन आता है, बागवानी आते हैं, मत्स्य पालन आता है, रेशम की कीड़ों का पालन आता है। ये सारे चीज कृषि कार्य के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत आते हैं, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। एग्रीकल्चर में सिर्फ कृषि कार्य नहीं, बल्कि ये सब भी जो है वो कृषि कार्य के जो एलाइड सेक्टर है, ये सब एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। चलिए, कृषि कार्य का जीडीपी में योगदान कितना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है ना, कि ये कृषि के जो कार्य है, जो प्राइमरी सेक्टर है, इनका भारतीय जीडीपी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है, तो लगभग 17 से 18% जो है ये योगदान देते हैं। ठीक, चलिए, कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग जो है वो कृषि से जुड़े कार्यों पर निर्भर है। चलिए, हम लोग बात को यहां से आगे लेके चलते। नेक्स्ट हमारी जो बात है कि देखिए, जब भारत जब आजाद हुआ उस समय हमारे देश में जो चावल गेहूं जैसे अनाज का उत्पादन था, तो जनसंख्या के हिसाब से वो बहुत कम था, है ना। देश बहुत मामलों में, है ना, आयात पर निर्भर था। ठीक है ना, इसके बाद फिर हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के बाद फसलों का उत्पादन बढ़ा, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का खोज हुआ, फर्टिलाइजर्स का उसमें प्रयोग होने लगा, और इसके बाद 70 के दशक के बाद, ठीक है ना, अनाज के उत्पादन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। आज भारत की क्या स्थिति है, आज भारत जो है वो बहुत मामलों में ना अनाज का निर्यात करता है। इतनी भारी जनसंख्या होने के बावजूद भारत जो है वो अनाज का निर्यात भी करता है। तो ये हरित क्रांति क्या है, पहले हरित क्रांति के बारे में देखा जाए। ठीक है ना, हरित क्रांति ने पूरे भारतीय कृषि की ना दशा बदल दी। तो चलिए इस देखते हैं कि हरित क्रांति विश्व में कहाँ आया, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, विश्व में हरित क्रांति किसने लाया। तो थोड़ा इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इनसे जुड़े हुए सवाल परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, हरित क्रांति लाने वाले जो शख्स थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है ना, तो विश्व में जिन्होंने हरित क्रांति लाया, विश्व में हरित क्रांति जिन्होंने लाया और उससे कि फसल का उत्पादन काफी बढ़ गया, तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो माने जाते हैं कौन, तो नॉर्मन बोरलॉग, उनको शॉर्ट में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। चलिए, तो नॉर्मन बोरलॉग थे वो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया, किसकी अगुवाई में भारत में हरित क्रांति हुआ, तो चलिए, तो ये जो भारत में अगर कहा जाए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे भाई, तो इसके जो जनक थे वो थे ना एस स्वामीनाथन, इनको शॉर्ट में कहा जाता है एस स्वामीनाथन। ठीक है ना, ये इनके नेतृत्व में ही भारत में हरित क्रांति हुई। चलिए, तो ये दो शख्स हैं जो कि हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। विश्व में जो जो हरित क्रांति सर्वप्रथम लाए थे वो नॉर्मन बोरलॉग लाए थे, और भारत में एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति लाया गया।
देखिए अब तरह तरह के चीजों को उत्पादन करने के लिए अलग अलग तरह के क्रांति के नाम से चीजों को दिया गया। हरित क्रांति में सर्वाधिक किस फसल को फायदा हुआ, ठीक है ना। तो देखिए हरित क्रांति, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ दो फसल को सबसे ज्यादा लाभ मिला, ठीक है ना। एक है गेहूं और एक है चावल। गेहूं को सबसे ज्यादा लाभ मिला और इसके बाद स्थान आता है चावल का। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक फसल को लाभ मिलेगा तो किसी फसल का नुकसान भी होगा, इसलिए उसके क्षेत्रफल कम होंगे, ठीक है ना, वो कम क्षेत्रों में बोया जाएगा। तो हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ मिला वो गेहूं चावल को मिला। और हानि किस फसल को हुई, तो दाल के एरिया में कमी आ गई। अब उनके एरिया गेहूं ले लिया, उनका एरिया चावल ले लिया, तो दाल के क्षेत्रफल में कुछ कमी हुई। अतः हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति से जिस फसल को नुकसान हुआ वो है दाल, ठीक है ना। तो हरित क्रांति से अगर हम कहें कि सर्वाधिक लाभ की जगह पर हम नुकसान की बात करते हैं कि किस फसल को नुकसान झेलना पड़ा, तो वह है दाल के एरिया में कमी आई, ठीक है ना। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में ना हरित क्रांति का बहुत बड़ा रोल है। फसल के मामलों में, खाद्यान्न के मामलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम है ना हरित क्रांति ने किया। चलिए, और किन किन चीजों को बढ़ाने के लिए किस किस तरह के क्रांति का नाम दिया गया, थोड़ा हम उन क्रांति को भी देखते हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरह की चीजों के उत्पादन के लिए एक मुहिम छेड़ा गया, एक आंदोलन छेड़ा गया, उसको एक क्रांति का नाम दिया गया। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्रांति का उत्पाद संबंध है किस किस चीजों के उत्पादन से है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, धूसर क्रांति, गोल क्रांति, रजत क्रांति, सुनहरी क्रांति, ठीक है ना। इनका लक्ष्य एक पर्टिकुलर चीज के उत्पादन को बढ़ाने से है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि नीली क्रांति का संबंध किस चीज के उत्पादन से बढ़ाने से है, ठीक है ना। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य यानी कि मछली, आप ऐसे समझिए, मछली के उत्पादन से संबंधित है। मछली के उत्पादन में वृद्धि, इसका मेन लक्ष्य क्या है, मछली के उत्पादन में वृद्धि, ठीक है ना, करना है, इसका मेन लक्ष्य है। चलिए ये तो नीली क्रांति हो गई। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, तो झींगा, ये तो भी मछली का ही प्रकार है। तो झींगा के उत्पादन में वृद्धि से संबंध रखता है, ये झींगा के उत्पादन में वृद्धि से संबंध रखता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है ना। चलिए अब हम आते धूसर क्रांति। ये धूसर क्रांति भाई कौन सी क्रांति है, थोड़ा देखा जाए। ये धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक, ठीक है ना, उर्वरक के उपयोग में वृद्धि से है। पहले के समय में उर्वरक का काफी कम प्रयोग होता था, लेकिन जब आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको उर्वरक के प्रयोग में भी वृद्धि करना होगा, ठीक है ना। तो ये धूसर क्रांति देखते हैं, उर्वरक का किस किस कलर का होता है, तो थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा ग्रेनेस होता है। तो धूसर क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक के उपभोग में वृद्धि से है, ठीक है ना, उत्पादन में नहीं, उपभोग में वृद्धि से है। चलिए इसके बाद देखते गोल, आलू, एकदम याद रखना बहुत आसान है। गोल का मतलब आलू, यानी कि आलू के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित किस क्रांति का नाम दिया, उस क्रांति का क्या नाम है, तो उस क्रांति का नाम गोल क्रांति है, ठीक है ना। आलू उत्पादन में वृद्धि, सरल भाषा में कहा जाए आलू उत्पादन में वृद्धि का संबंध जो है वो गोल क्रांति से है। रजत, सिल्वर, देखिए सिल्वर का मतलब है अंडा, है ना, सिल्वर का मतलब अंडा से है। तो अंडा के उत्पादन में, अंडा के उत्पादन में वृद्धि से संबंध किसका है, तो वह है रजत क्रांति का। चलिए सुनहरी क्रांति, ये गोल्डन क्रांति है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम लोगों ने क्या सीखा, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है,
गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। चलिए, धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक के उपभोग में वृद्धि से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन में वृद्धि से है, ठीक है। चलिए, रजत क्रांति का संबंध अंडा के उत्पादन में वृद्धि से है। और सुनहरी क्रांति का मतलब क्या है ना कि फल या बागवानी, ठीक है ना, फलों के उत्पादन में अथवा बागवानी में वृद्धि से, ठीक है ना। तो फल तथा बागवानी में वृद्धि से इनका संबंध है। इनका संबंध, ठीक है ना, सुनहरी क्रांति का संबंध, ठीक है ना। और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति जो भारत को अग्रणी बना दिया उस क्रांति ने, वह है श्वेत क्रांति। इसके बगैर तो सारे क्रांति अधूरे रह जाएंगे। यदि इसका उल्लेख नहीं किया गया तो सारे क्रांति जो है ना वो अधूरे रह जाएंगे। वह है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है ना, उजला उजला क्या है भाई, तो यह दूध, ठीक है ना, मिल्क, ठीक है ना, दूध उत्पादन में वृद्धि से कौन सी क्रांति का संबंध है, तो दूध व्हाइट होता है, थोड़ा अंडा भी व्हाइट होता है, लेकिन अंडा के लिए ना रजत सिल्वर बनाया गया, अंडा के लिए सिल्वर, कंफ्यूजन नहीं होना है ना। श्वेत में अंडा भी श्वेत है, दूध भी श्वेत है, लेकिन जो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, ठीक है ना। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन में वृद्धि से है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने ये सारे क्रांति देखे और उनसे रिलेटेड ये हम लोगों ने प्रोडक्ट देखा कि किस क्रांति का संबंध किस तरह के फसल या कहें कि जीव या कहें कि उर्वरक या फल जैसे चीजों के उत्पादन में वृद्धि से, ठीक है ना। इन क्रांति के होने के बाद भारत जो है ना इन फील्ड में काफी आगे रहा। अब तो भारत समझिए कि एक समय जो दूध का हमारे देश में कमी हुआ करता था, तो भारत तो दूध का सबसे बड़ा आज के डेट में मतलब लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है। और इसको सफल बनाने में जो व्यक्ति का हाथ है ना, श्वेत क्रांति को जो सफल बनाने में जिस व्यक्ति का हाथ है उसका नाम है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम बात को अब हम आगे लेके चलते हैं। चलिए, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर जा रहे हैं, भारत में कृषि के प्रकार, ठीक है ना। देखिए, सीजन के आधार पर यहाँ पर फसलों की बुआई कटाई ये सब चीज होते हैं, वो आप भी जानते हैं, ठीक है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भारत में 3 तरह की फसलें उपजाई जाती है। पहला होता है खरीफ फसल, इसके बाद होता है रबी फसल और इसके बाद होता है जायद फसल। तो देखिए, जो खरीफ की जो फसल है आप ऐसे समझिए, जो खरीफ क्रॉप है, ठीक है ना, तो भारतीय कृषि को आप 3 भागों में ऐसे अगर डिटेल कहा जाए तो भारतीय हमारे जो कृषि है ना ये सीजन के आधार पर ये काम करते हैं। तो भारतीय कृषि को आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। भारतीय कृषि को आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं फसल के उत्पादन के आधार पर, ठीक है ना। चलिए, तो कौन कौन से हैं भाई, पहला जो है वो हमारा खरीफ की फसल है, ठीक है ना, खरीफ फसल है। चलिए, हमारा दूसरा जो है ना ये रबी फसल है, और जो तीसरा है ना ये जायद फसल है। इसको याद रखना बहुत आसान है। चलिए, तो खरीफ फसलें में कौन कौन से फसल आते हैं, ये कब बोया कब काटा जाता है, थोड़ा सा इसको देखा जाए। देखिए, खरीफ सीजन है ना, भारत में जब मानसून ज्यों ही आता है, भारत में जो मानसून आने का जो मंथ है वो जून है, ठीक है ना। तो भारत में जो ही मानसून आता है खरीफ सीजन शुरू हो जाता है। यानी कि खरीफ जो हम मानसून सीजन को खरीफ सीजन भी कह सकते हैं, आप ऐसा समझिए। तो इसका जो समय कब से कब तक होता है, बुआई का जो समय होता है जून जुलाई से होता है, ठीक है ना, जून जुलाई तक बुआई होता है फसल का, और कटाई कब से कब तक होता है, तो अक्टूबर नवंबर तक होता है। तो चलिए, अब हम क्या समझ रहे हैं कि जो खरीफ की जो फसल है, जो खरीफ की फसल है उसका सीजन कब से कब तक है, तो जून जुलाई से लेकर
अक्टूबर नवंबर। चलिए, अब ये रबी की फसल है। रबी की फसल जो होती है ये कटेगा तो ये बोया जाएगा, ठीक है ना, ये कटेगा तो ये बोया जाएगा। तो इसकी जो मंथ है वो अक्टूबर नवंबर से लेकर, आप ऐसे समझिए, अक्टूबर नवंबर से लेकर ये चला जाता है, मतलब कि मार्च अप्रैल, है ना, मार्च अप्रैल तक ये चला जाता है। चलिए, अब जायद फसल क्या होगा, ये देखिए, दो फसलों के बीच में ना ये फसल बोया जाता है, ठीक है ना। जायद फसल कौन सी फसल है भाई, अब आपको मंथ देखिए, अप्रैल मंथ में ये कट रहा है तो अप्रैल मंथ में ये बोया जाएगा। तो इसका जो सीजन है वो अप्रैल अप्रैल मंथ से है, आप ऐसे समझिए, और मई जून तक ये काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, मार्च अप्रैल इसका मंथ है, और मई जून में चीजों का काट लिया जाता है। चलिए, अब हम ये देखते हैं एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फसलें खरीफ की फसलें हैं, कौन कौन से फसलें रबी की फसलें हैं, और कौन कौन से फसलें जो हैं वो जायद फसलें। चलिए देखते हैं। इसमें जो मुख्य फसल है, खरीफ की फसल में जो मुख्य फसल है आपका है धान। आप ऐसा समझिए, फसल तो और भी हैं लेकिन जो मुख्य फसल है वो है धान, ठीक है। चलिए, रबी की जो मुख्य फसल होगी वो गेहूं होगी, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो धान के अलावा खरीफ फसल में और कौन कौन से फसल आते हैं, तो जितने मोटा अनाज है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब जितने भी मोटे अनाज हैं वो सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो खरीफ फसल में और कौन कौन से फसल है, धान है, चलिए, ज्वार, बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, मक्का, जूट, कपास, ठीक है ना, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है ना, और केला, और आप एक और ले लेते हैं अरहर, ठीक है ना। ये जो फसलें होती हैं ये फसल कहलाती है खरीफ की फसल, यानी कि इनका जो बोने का जो समय है वो मानसून के आने के साथ ही, भारत में जो मानसून होता है वो जून जुलाई होता है, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। तो मानसून के आने के साथ ही इनकी बुआई शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक की जाकर के पूरी तरह से कट जाते हैं। तो खरीफ की फसल में कौन कौन से फसल है, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, केला और अरहर, ठीक है ना। इसमें चाय भी एक ले सकते हैं, ठीक है ना। ये जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनने को देता है, ठीक है ना, चार फसल का नाम दे देगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो ये सारा दिमाग में बात होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब रबी की फसल में कौन कौन से फसल आते हैं, तो इसमें आते हैं गेहूं, चना, जौ, ठीक है ना, तीसी, ठीक है ना, सरसों, ठीक है ना, इत्यादि इसमें फसल आते हैं, वो रबी की फसल होते हैं। देखिए, अब भारत में इतनी ज्यादा विविधता है, इतनी ज्यादा विविधता है कि ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ना खरीफ की फसल होगी तो खरीफ के समय में ही बोया जाएगा, रबी की फसल में नहीं बोया जाएगा। देखिए, अब जैसे कि भारत के कुछ राज्यों में चावल जो है ना वो सालों भर बोया, धान सालों भर बोया जाता है, यानी कि भारत के उस राज्य में जहां पर ये बात बोया जाता है उसमें वो रबी की फसल के रूप में भी वो गिना जाएगा। यानी कि आप ऐसा समझिए, पश्चिम बंगाल में, है ना, वो धान को रबी के रूप में भी बोया जाता है। अब जैसे कि इसमें आप मक्का देख रहे हैं, मक्का को हम क्या देख रहे हैं कि मक्का जून जुलाई में बोया जाता है, लेकिन हमारे बिहार में मक्का जो है ना वो रबी के फसल के रूप में भी बोया जाता है। अब इसमें हम ज्वार देखते हैं, जो ज्वार हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ज्वार कौन सा फसल है, खरीफ फसल, मोटा मोटी खरीफ फसल है, लेकिन ये दक्षिण भारत में जो ज्वार है ना वो आपको वो रबी के सीजन में भी बोया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो खरीफ की फसलें हैं आप उसे रबी के सीजन में नहीं बो सकते हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं ज्वार, बाजरा और मक्का, आप ये तीन तो मान के चलिए कि ये जो दक्षिण भारत में ना ये आते हैं रबी के फसल के रूप में आते हैं, ठीक है ना, रबी के फसल के रूप में आते हैं। तो चूंकि यहाँ पर मानसून, यहाँ पर जो जलवायु इतना मतलब विविधता वाला जलवायु है कि आप कहीं देखेंगे कि किसी राज्य में सालों भर गर्मी है, सालों भर हाई टेम्परेचर बने हैं, तो सालों भर हाई टेम्परेचर बनेंगे तो वहां पर धान की फसल वहां पर सालों भर हो सकती है। तो आपको लेकिन हाँ, मोटा मोटी ये माना गया है कि ये जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं, ये जो फसलें वो रबी की फसलें हैं। चलिए, जायद की फसल में कौन कौन से फसल आते हैं, तो जायद की फसल में मुख्य रूप से वैसे फसल आते हैं जो कि 1 से 2 महीने में तैयार हो जाते हैं
और ये सीजनल होते हैं। जैसे कि इसमें आता है ककड़ी, जैसे कि इसमें आता है ककड़ी, ककड़ी खीरा जैसे फसल है ना, वो जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब गर्मी के दिनों में मिलने वाले फसल है, वो आप भी समझते हैं, ठीक है ना। प्याज, ठीक है ना। तो ये सब जो मूली, ये सब कौन से फसल हैं? ये सब बेसिकली जायद फसल हैं, जो दो फसलों के बीच में बोए जाते हैं। अब चलिए, अब हम लोग एक एक करके हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। पहले आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग दो फसलों को लेके चलेंगे, जो भारत का प्रमुख फसल होगा। एक होगा धान और एक होगा गेहूं, ठीक है ना। ये भारत के दो प्रमुख खाद्यान्न फसल हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं धान के बारे में। धान एक भारत का समझिए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। भारत का आप ऐसा समझिए कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर धान की खेती नहीं, मतलब कि आप ऐसा समझिए कि तो केरल सबसे दक्षिण से लेकर के और मतलब हिमालय के जो क्षेत्र हैं, सबसे उत्तरी क्षेत्र, यहां तक के पूरे एरिया में आप ऐसे समझिए कि 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और 34 डिग्री नॉर्थ के बीच में धान की खेती होती। धान की खेती कम हो या बेस, है ना, कम या ज्यादा कहें, हर प्रांत में, हर जगह में, हर क्षेत्र में इसकी खेती होती है। चलिए तो देखते हैं कि विश्व में भारत का क्या स्थिति है। पहले बात करते हैं सीधा सीधी एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो देखिए, भारत जो है वो पूरे विश्व के 22% धान उत्पादन करता है। यानी कि विश्व में जितने भी देश उत्पादन करते हैं उसमें 22% जो है वो भारत का उसमें भूमिका है। तो चलिए, भारत वैश्विक उत्पादन का, वैश्विक उत्पादन का चावल के बारे में बात हो रहा है, धान के बारे में बात हो रहा है। वैश्विक उत्पादन का 22%, ठीक है ना, पैदावार उत्पन्न करता है, 22% भाग, है ना, उत्पन्न करता है। आप ऐसे समझिए, यानी कि विश्व में जितने भी चावल होते हैं उसमें भारत जो है वो 22% है। तो भारत से बड़े कौन से देश है जो कि चावल का ज्यादा उत्पादन करते हैं? तो चाइना। चाइना जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर सबसे बड़ा उत्पादक देश के बारे में कहा जाए तो वो चीन है। चलिए, सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश चीन है, ठीक है ना, वो चीन है। आप ऐसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सब प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो भारत सबसे बड़ा जो चावल का उत्पादक देश है वो चाइना है। भारत भी है, भारत भी ऐसा नहीं है, भारत लीडिंग कंट्री है, हाँ, लेकिन प्रथम स्थान जो है वो चाइना का है। जो दूसरा स्थान है ना वो भारत का। भारत का स्थान भाई कौन है? भारत का दूसरा स्थान है चावल के उत्पादन में, ना, चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान। लेकिन चलिए, निर्यातक अब देखा जाए कि चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? उत्पादन देश हो गया, चाइना तो उत्पादक देश हो गया, लेकिन भारत जो है ना वो चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ठीक है ना। भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो नहीं है, लेकिन निर्यातक देश है। चलिए, चावल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो भारत के संदर्भ में एक बात है कि भारत जो है चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। देखिए, चाइना के बारे में क्या है ना कि सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश कौन है? चाइना है। और सबसे बड़ा खरीदने वाला कौन है? आयातक कौन है? तो चाइना ही है। यानी कि चाइना सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन इसकी जनसंख्या इतना ज्यादा है कि इसको मतलब आयात भी करना पड़ता है अपने घरेलू मांग को पूरी करने के लिए, ठीक है। तो चीन जो है चावल का सबसे बड़ा, ठीक है ना, आयातक देश है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आयातक निर्यातक सबसे बड़ा, सबसे, ये जरूर और जरूर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
तो भारत और चीन ऐसे दो देश हैं जो कि एक सबसे बड़ा निर्यातक है, एक सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा आयातक भी है। चलिए अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य की क्या भूमिका है। चलिए देखिए, जो चावल के अगर उत्पादन में बात करें तो सबसे बड़ा, में से बात करते हैं, सबसे बड़ा, ठीक है ना, चावल का उत्पादक राज्य कौन है? उत्पादक राज्य आप याद रखें, सबसे बड़ा याद रखें तो वह है पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा है जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में चावल के 3 फसलें होती है, आप ऐसा समझिए। पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में क्योंकि जलवायु सालों भर क्या रहता है, हाई रहता है। चावल के लिए कैसा जलवायु चाहिए, पहले चावल के लिए जलवायु कैसा चाहिए, तो इसके लिए आदर्श जो जलवायु होगा आप ऐसे समझे, इसके लिए आदर्श जलवायु कैसा है भाई, तो इसके लिए आदर्श जलवायु है ना, उष्णकटिबंधीय जलवायु, है ना। मतलब कि ये गर्म, आप ऐसा समझ, उष्ण भी रहेगा और उसमें पानी भी रहेगा, ह्यूमिडिटी भी रहेगा। तो उष्ण आर्द्र, आप ऐसे समझिए, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु, मतलब चावल के उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु है। चलिए तापमान कितना रहना चाहिए, इसके लिए आदर्श तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान कैसा रहना चाहिए, तापमान हाई रहना चाहिए। नहीं, चावल जो होता है ना वो हाई टेम्परेचर डिमांड करता है, तो तापमान कितना रहना चाहिए, 23 डिग्री से ज्यादा प्लस, ठीक है ना, 23 डिग्री सेल्सियस से प्लस में होना चाहिए। बारिश कैसा होना चाहिए, चावल बहुत ही पानी लेने वाला फसल है, आप ऐसे समझिए। जहां बारिश नहीं होती है वहां पर उसकी काम सिंचाई का काम करता है ना, वो काम सिंचाई से होता है। जैसे पंजाब में, हरियाणा में, पंजाब हरियाणा, आप ऐसे समझिए ये बहुत बारिश वाले राज्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर चावल का पैदावार अब बहुत ज्यादा होने लगा है। पहले तो ये सिर्फ गेहूं के लिए जाने जाते थे पंजाब और हरियाणा, लेकिन अब यहाँ पर चावल का भी उत्पादकता बढ़ा है। चलिए, तो तापमान कैसा होना चाहिए, 23 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। आदर्श जलवायु कैसा होना चाहिए, तो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय होना चाहिए। चलिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, देखिए ये मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी कैसा होना चाहिए, चावल के अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए, तो चिकनी मिट्टी, ठीक है ना। इसके लिए जो सही मिट्टी माना गया है वो चिकनी मिट्टी माना गया है, चिकनी मिट्टी होना चाहिए। तो देखिए, और वर्षा कैसा होना चाहिए, वर्षा, अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र में धान की फसल बहुत अच्छी होती है, ये सभी जानते हैं। तो वर्षा कैसा होना चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर, आप ऐसा समझे, इसकी जो वर्षा होनी चाहिए वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए वार्षिक, ठीक है ना। ये जो वर्षा होते हैं ना वार्षिक में काउंट किया जाता है, वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो 4 कंडीशन है ना, जलवायु, तापमान, ठीक है ना, मिट्टी और वर्षा, ये किसी भी फसल के उत्पादन के लिए ना बहुत मायने रखते हैं। तो चावल के लिए क्या है ना, उसने आर्द्र कटिबंधीय जलवायु होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, 23 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, चिकनी मिट्टी होना चाहिए, और वर्षा कितना होना चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होना चाहिए। जहां पर पर्याप्त वर्षा नहीं होती है उसके लिए समुचित सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग, ये शुष्क प्रदेश हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर बारिश उतनी नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए। तब ऐसे क्षेत्रों में धान की खेती बहुत अच्छे से हो रही है आज के समय में, तो उसका कारण है, मतलब कि वहां पर वेल डिफाइंड इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। सबसे ये ज्यादा यहाँ पर चावल होता है। लेकिन अगर उत्पादकता के दृष्टिकोण से बात करें, तो उत्पादकता के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, जहां पर प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो वो पंजाब है। पंजाब में चावल जो है वो सबसे ज्यादा होता है हेक्टेयर के हिसाब से। तो अगर उत्पादकता के हिसाब से बात करें, ठीक है ना, उत्पादकता के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ना उत्पादक राज्य कौन है, उत्पादक राज्य है, और वो है पश्चिम बंगाल, नहीं, वो है वेस्ट बंगाल। इसको आप ऐसे समझ सकते। तो ये चावल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। हम लोग यहां से आगे लेकर चलते हैं।
कुछ और भी महत्वपूर्ण बात जानते हैं। देखिए, जितने भी बोए हुए क्षेत्र हैं भारत में, जितने भी क्षेत्र पर कृषि होती है या अनाज बोया जाता है, यानी कि उसको बोया हुआ क्षेत्र कहिए, सोन एरिया कहिए, ठीक है ना, अंग्रेजी में सोन एरिया कहिए। भारत के कुल बोए हुए क्षेत्र के, आप ऐसे समझ, भारत के कुल बोए क्षेत्र के, बोए क्षेत्र के, ठीक है ना, 25% भाग पर धान की फसल होती है या धान की खेती होती है। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अब हम यहां से थोड़ा सा आपको क्लियर कट करना चाहते हैं, यानी कि भारत का जितना भी बोया हुआ क्षेत्र है उसके लगभग 25% भाग पर, ठीक है ना, केवल धान की फसल होती है। गेहूं का कितना भाई ये क्षेत्र है, ठीक है ना, गेहूं के अगर बारे में बात किया जाए तो ये कितना है, भारत के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर, है ना, गेहूं की खेती होती है। आप ऐसे समझ। इसके बाद नंबर आता है ज्वार की, मोटा अनाज, ठीक है ना। मोटा अनाज में भारत के कुल बोए क्षेत्र के, ठीक है ना, लगभग 5.3% भाग पर। अब उसके बाद जवार का देखिए, धान, धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद किसका स्थान है, जवार का। 5.3% भाग पर जवार की खेती होती। ये अनाज के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये डेटा है, ठीक है। चलिए, भारत के कुल बोए क्षेत्र के 5.2% भाग पर, ठीक है ना, बाजरा, बाजरा की खेती होती। और भारत के कुल क्षेत्र के, ठीक है ना, लगभग 3.6% भाग पर मक्का की खेती होती है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। ये सारा क्षेत्र है कि कितने प्रतिशत क्षेत्र किस फसल ने कब्जा कर रखा है। तो धान 25%, गेहूं 14%, जवार 5.3%, बाजरा 5.2% और मक्का जो है वो 3.6%। इतने फसल ने इतने भाग को कवर कर लिया है भारत के भीतर। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भारत जो है, वो भारत का जो हरियाणा है, ठीक है ना, यह बासमती चावल का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हरियाणा विश्व बाजार में, विश्व बाजार में बासमती का सबसे बड़ा, है ना, निर्यातक है। चलिए, अब धान से संबंधित एक और बात है, भारत में, है ना, धान से संबंधित शोध संस्थान कहाँ है, ठीक है ना। भारत में कटक में जो है ना चावल शोध संस्थान भारत में कहाँ है, तो ये कटक में है, उड़ीसा, ठीक है ना। ये सब डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सूचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में, विश्व चावल शोध संस्थान कहाँ है भाई, विश्व चावल शोध संस्थान का, ये तो भारत की बात थी कटक वाली, ये मनीला में है, फिलीपींस, ये मनीला में है। और ये मनीला कहाँ है, तो फिलीपींस में है। आप ऐसे समझिए। चलिए, भारत में धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए, धान का कटोरा देखिए, कुछ जगहों पर आपको मिलेगा, है ना, छत्तीसगढ़। धान का कटोरा के रूप में कुछ जगहों पर मिलेगा छत्तीसगढ़, और कुछ जगहों पर मिलेगा आंध्र प्रदेश। पहले आप ऐसे समझ लीजिए। लेकिन प्रश्न, एक ही प्रश्न में दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। या तो अगर आंध्र प्रदेश होता है तो वहां पर छत्तीसगढ़ नहीं रहेगा, और छत्तीसगढ़ यदि कहीं पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन में तो वहां पर आंध्र प्रदेश नहीं रहेगा। तो भारत में धान का कटोरा जो है वो दो राज्यों को माना जाता है, कहीं पर आपको आंध्र प्रदेश लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर आपको छत्तीसगढ़ लिखा हुआ मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दोनों में ना चावल के बम्पर उत्पादन होते हैं, आप ऐसे समझिए। तो ये चावल के बारे में इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है ना। चलिए, हम लोग अब गेहूं को लेके चलते हैं आगे।
चलिए हमारा नेक्स्ट जो है वो गेहूं है। गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है, आप ऐसे समझ। पहला तो धान है और दूसरा गेहूं है। चलिए इसके लिए कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। तो जलवायु कैसा होना चाहिए, चूंकि ये रबी की फसल है, रबी की फसल मुख्य रूप से ठंडे के समय में होती है, ठीक है ना, ठंड के समय में होती है। तो जलवायु इसके लिए कैसा चाहिए, अब जाहिर सी बात है कि इसके जल में उष्णता नहीं चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो जलवायु होना चाहिए वो शीतोष्ण जलवायु होना चाहिए, इसका जो जलवायु होना चाहिए वो शीतोष्ण जलवायु होना चाहिए। चलिए दूसरा बात है कि इसमें तापमान कितना होना चाहिए। तो देखिए बुआई के समय में ना तापमान कम होना चाहिए, लेकिन जब गेहूं की जब फसल कटने लगती है तो थोड़ा सा गर्माहट चाहिए। जब दिन गर्म होने लगता है तब जाकर के इसके फसल को काटा जाता है। तो अगर उस समय धूप की अच्छी मात्रा मिलती है फसल को तो फसल अच्छी तरह से पक जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बुआई के समय में तापमान कम और कटाई के समय में तापमान ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसका तापमान है ना 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मतलब कि तापमान होना चाहिए। चलिए मिट्टी कैसा होना चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए जो मिट्टी है वो आदर्श जो मिट्टी है वो मिट्टी कितना होना चाहिए, तो इसका मिट्टी जो होना चाहिए वो दोमट मिट्टी होना चाहिए। और एक और मिट्टी हो सकती है चरनोजम, ठीक है ना। चरनोजम मिट्टी जो है वो एक्चुअली ये सब यूक्रेन वगैरह में ना चरनोजम मिट्टी बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलती है। चलिए वर्षा का मात्रा कैसा होना चाहिए, इसके लिए वर्षा कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए वर्षा होना चाहिए, बहुत ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में ये नहीं बोया जाता है, ठीक है ना। ये ठंड के समय में बोया जाता है, उस समय ज्यादा वर्षा नहीं होती है। तो इसके लिए जो वर्षा होना चाहिए वो लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके प्रमुख उत्पादक राज्य भारत में कौन कौन से हैं, फिर हम विश्व में बात करेंगे। चलिए गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है। प्रमुख उत्पादक राज्य में गेहूं के आते हैं तो आपके उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आता है पंजाब, ठीक है ना। ये प्रमुख उत्पादक और भी हैं लेकिन मैंने सिर्फ दो का ही जिक्र किया है। तो सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में होता है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में अगर बात किया जाए तो वो कौन सा है, वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर गेहूं सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगर विश्व में बात करें तो भारत की क्या स्थिति है थोड़ा देखते हैं। सबसे बड़ा उत्पादक देश, ठीक है ना, सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा वाला सवाल जरूर आता है। सबसे बड़ा उत्पादक देश किसका, गेहूं का। सब बात गेहूं की हो रही है तो वो चीन है। और चीन के बाद कौन सा है दूसरा स्थान जो है, वो दूसरा स्थान किसका है, तो वो भारत का है। दूसरा स्थान जो है वो भारत का है। चलिए तो ये गेहूं के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है गेहूं का, गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है भाई, तो वो है आपका रूस। रूस जो है ना वो दुनिया में गेहूं का सबसे ज्यादा वो निर्यात करता है। चलिए बास्केट ब्रेड यानी कि रोटी का डलिया दुनिया में किस क्षेत्र को कहा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको रोटी का डलिया, रोटी का डलिया कहिए या इसको ब्रेड बास्केट कहिए, ठीक है ना। ब्रेड बास्केट के नाम से कौन सा भाग जाना जाता है, तो ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है भाग यूक्रेन, ठीक है ना। यूक्रेन को दुनिया का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये हमारे गेहूं के बारे में बात हुआ। तो आज के हमारे इस वीडियो सेशन में ये जो बेसिक चीज हुए भारतीय कृषि को लेकर के, हमने आपको क्या बताया कि विश्व के कुल खाद्यान्न अनाज के उत्पादन में जो अनाज विश्व में होता है उसमें भारत का जो योगदान है वो 11% है। और अगर संख्या कहा जाए, क्रम की संख्या कहा जाए तो वो तीसरा है। दुनिया में सर्वाधिक अनाज अमेरिका पैदा करता है, इसके बाद चाइना पैदा करता है और इसके बाद भारत पैदा करता है। चलिए भारत में 3 तरह की फसलें हैं, आपको बताया गया। पहले खरीफ की फसल है,
उसके बाद रबी की फसल है और 2 फसल के बीच जायद की फसल। तो आज की बात हमारा इतना ही रहेगा। अभी कृषि पर 2 वीडियो आपको और अवेलेबल आगे के दिनों में होंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और बहुत सारी बातें, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में ऐसा नहीं है, वो सारी बातें आगे आने वाली वीडियो में वो मौजूद होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो। थैंक यू वेरी मच।